चलिए, आरएनए इंटरफेरेंस से स्टार्ट किया था हमने, याद है? याद क्या है? पढ़ाया ही नहीं था अभी तो। बस हाँ बोलना है हर चीज में। बीटी कॉटन क्लियर है? हो गया था पूरा। बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, याद रहेगा। सबसे ज्यादा सर्दी तुम्ही को लग रही है लगता है। हाँ, चलिए ठीक। सो गोल्डन राइस पढ़ा था हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी कैन हैव वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। शांत हो जाइए। बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में भी होते हैं, मेडिसिन में भी होते हैं, याद होगा। और उसके बाद हमने पढ़ा था एक टर्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी के हर एक सेल में फॉरेन डीएनए पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी, बैक्टीरिया भी, फंगाई भी, याद होगा। इन्हीं में से कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के कुछ एडवांटेज होते हैं, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप एबायोटिक स्ट्रेस को अच्छे से टॉलरेट कर सकती है, याद है या नहीं ये पॉइंट्स? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का न्यूट्रिशनल कंटेंट ज्यादा होता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को बचाया जा सकता है क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। उसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप पेस्ट रेजिस्टेंट होती है, जिसके वजह से हमको पेस्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स सॉइल के अंदर से कम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, लेकिन उनको एफिशिएंटली यूज करती हैं, तो इनका मिनरल यूज एफिशिएंसी ज्यादा होता है। याद आ रहा है? उसके बाद एक लास्ट कौन सा था जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में? बता दिया है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। हाँ, मिनरल एफिशिएंसी भी बता दिया है। हो गया, पांच ही तो थे, हो गए। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल पढ़े थे, जैसे कि गोल्डन राइस, याद आ रहा है? आई के अंदर कौन से सेल्स होते हैं रेटिना में? रॉड सेल। रॉड सेल के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? रोडोप्सिन। रोडोप्सिन किसका बना होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल इज केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए बनता किससे है? बीटा कैरोटीन। और बीटा कैरोटीन एक तरीके का क्या होता है? प्रोटीन। सो बीटा कैरोटीन के जीन को मैंने लैब में बनाया, इसको वेक्टर के मदद से प्लांट में डाला, वो प्लांट सेल कैसा कैसा बन गया? जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब उस प्लांट सेल का हम क्या करते हैं? टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर करने के बाद जो नया प्लांट बनता है, उसके अंदर जितने भी राइस के ग्रेन्स होते हैं, उन राइस ग्रेन्स में क्या बनता है? बीटा कैरोटीन। याद आ रहा है या नहीं? क्लियर है? ये रिवाइज करने का फायदा नहीं है। चलो नेक्स्ट, आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ते हैं। पढ़ाई दिया था कल, क्या बात बार रिवाइज करना। नेक्स्ट इज आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस याद आ रहा है? थोड़ा बहुत हमने कल इसके बारे में पढ़ा था। नेमेटोड कौन से प्लांट को इन्फेक्ट करता है? टबैको प्लांट। जैसे कि टबैको प्लांट की ईल्ड क्या हो जाती है? डिक्रीज। याद है या नहीं? कुछ नेमेटोड्स होते हैं जो टबैको प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, उसकी ईल्ड को रिड्यूस कर देते हैं। उन नेमेटोड के खिलाफ हम टबैको प्लांट को रेजिस्टेंट बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं? अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि भाई जो नेमेटोड होता है, इस नेमेटोड के अंदर एक जीन पाया जाता है, और इसी जीन से एक प्रोटीन बनता है जो नेमेटोड के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। याद आ रहा है? कुछ ऐसा पढ़ा था। नेमेटोड के अंदर एक जीन होता है जो उसके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा तो क्या बनेगा? प्रोटीन। और इसी प्रोटीन से नेमेटोड क्या करता है? सर्वाइव। और अगर सरवाइव करेगा तो टबैको प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, टबैको प्लांट की यील्ड को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। अगर मैं इस प्रोटीन का बनना बंद कर दूं, तो क्या निमेटोड बिना इस प्रोटीन के सरवाइव कर पाएगा? नहीं सरवाइव कर पाएगा। याद आ रहा है या नहीं? निमेटोड बिना इस प्रोटीन के सरवाइव नहीं कर पाता है। इस प्रोटीन के सिंथेसिस को बंद कैसे किया जाए? तो आपको याद होगा, जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो क्या बनता है? जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा? आरएनए। अच्छा, ये आरएनए कौन सा होता है? सेंस या एंटी सेंस? कल बता चुका हूं मैं। जिससे प्रोटीन बनता है उसे क्या बोलते हैं? सेंस। जिससे प्रोटीन नहीं बनता उसे क्या बोलते हैं? एंटी सेंस। तो निमेट किसका जीन है? ये निमेटोड का। इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा? आरएनए। ट्रांसलेशन होगा तो क्या बनेगा? प्रोटीन। इस प्रोटीन से निमेटोड क्या करता है? सर्वाइव। क्या करेगा? सर्वाइव। लेकिन अगर मैं कोई कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए ले आऊं, तो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए इस निमेटोड के आरएनए के साथ बाइंड नहीं हो जाएगा। और जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए निमेटोड के आरएनए से बाइंड होगा, क्या ये आरएनए डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा?
और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का ट्रांसलेशन होता है क्या? नहीं। और अगर ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो ये निमेटोड सर्वाइव भी नहीं करेगा। पढ़ा था हमने ऐसा कुछ, ये कल की बातें बता रहा हूं मैं। ये निमेटोड के अंदर क्या है? जीन, जिससे क्या बनता है? प्रोटीन। उस प्रोटीन से निमेटोड सर्वाइव करता है। जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा? आरएनए। ट्रांसलेशन होगा तो क्या बनेगा? प्रोटीन। प्रोटीन से नेमेटोड क्या करेगा? सर्वाइव। लेकिन अगर मैं एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए लगा दूं तो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जाके इस आरएनए से बाइंड करेगा। आरएनए कैसा बन जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड बनते ही ट्रांसलेशन रुक जाएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस बंद, निमेटोड सर्वाइव नहीं कर पाएगा। याद आ रही है ये बात या नहीं? तो जो जीन अच्छा खासा पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर रहा था, मैंने उस जीन के एक्सप्रेशन को बीच में ही रोक दिया। क्या ऐड करके? कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। जो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेस होता था, प्रोटीन बनता था, मैंने उसके एक्सप्रेशन को बीच में रोक दिया, साइलेंट कर दिया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आरएनए इंटरफेरेंस। क्या बोला जाता है? आरएनए इंटरफेरेंस। किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को आरएनए के मदद से अगर आप साइलेंस कर दें तो इसको क्या बोला जाता है? आरएनए इंटरफेरेंस। याद रहेगा ये? अरे बोलो यार, क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए। लेट्स से दिस इज, ये मान लीजिए ये प्लांट सेल है। दिस इज टबैको प्लांट सेल। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज टबैको प्लांट सेल। ये हमारे पास टबैको प्लांट सेल है, और इस टबैको प्लांट सेल को इन्फेक्ट कौन करता है? निमेटोड। कौन इन्फेक्ट करता है? निमेटोड। और निमेटोड सर्वाइव किससे करता है? एक स्पेसिफिक जीन से, जिसकी वजह से प्रोटीन बनता है। उस प्रोटीन से निमेटोड जिंदा रहता है। मान लीजिए मैंने निमेटोड के अंदर से इस वाइटल जीन को बाहर निकाल लिया। निमेटोड के अंदर से हमने इस जीन को बाहर निकाला। बात समझ में आ रही है? तो मान लीजिए निमेटोड की मदद से मैंने जीन को बाहर निकाला। इस जीन को कहां से लाए हैं हम? निमेटोड से। तो क्या मैं इसको निमेटोड स्पेसिफिक जीन बोल सकता हूं? किसकी बॉडी का जीन है ये? निमेटोड का। सो कैन वी कॉल इट एज निमेटोड स्पेसिफिक जीन? इसको हम निमेटोड स्पेसिफिक जीन बोल सकते हैं या नहीं? कहां से निकाला है हमने? निमेटोड से। ये जीन किसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है? निमेटोड के। सो निमेटोड के बॉडी में से कौन सा जीन निकाला मैंने? निमेटोड स्पेसिफिक जीन। अच्छा, किसी भी जीन के शुरुआत में आपको पता है क्या होता है? प्रोमोटर। सबसे पहले क्या होगा? प्रोमोटर। लास्ट में क्या होता है? टर्मिनेटर। प्रोमोटर से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, टर्मिनेटर पर ट्रांसक्रिप्शन एंड होता है। पढ़ा है या नहीं है? तो मान लीजिए निमेटोड का जीन मैंने बाहर निकाला। अब इस निमेटोड के जीन को मैं कहां पहुंचाना चाहता हूं? प्लांट सेल में। अगर आप जीन को प्लांट सेल में पहुंचाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट वेक्टर कौन सा है? एग्रोबैक्टीरियम। बेस्ट वेक्टर टू ट्रांसफॉर्म प्लांट सेल इज व्हाट? एग्रोबैक्ट। तो अगर इस जीन को प्लांट सेल में पहुंचाना है तो सबसे सूटेबल वेक्टर कौन सा यूज कर सकता हूं मैं? एग्रोबैक्टीरियम। सो एग्रोबैक्टीरियम के मदद से हमने इस जीन को कहां पर पहुंचा दिया? एग्रोबैक्टीरियम के मदद से इस जीन को हमने कहां पर पहुंचा दिया है? प्लांट में। बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? जल्दी बोलो यार, क्लियर हो रहा है या नहीं? जीन कहां से निकाला है? नेमेटोड से। पहुंचाना कहां पर है? प्लांट में। वेक्टर कौन सा यूज करेंगे? एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम ने नेमेटोड के जीन को कहां पर पहुंचाया? प्लांट में। बात समझ में आ रही है? प्लांट में जाने के बाद क्या इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा? अरे प्लांट में जाने के बाद जीन का क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद क्या बनता है? आरएनए। क्या बनेगा यहां पर? आरएनए। यहां पर जो आरएनए बनता है, इस आरएनए को हम क्या बोलते हैं? सेंस आरएनए। क्या बोलेंगे इसे? सेंस आरएनए। कोई दिक्कत इसमें? ट्रांसक्रिप्शन कौन से डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। तो यहां पर जो आरएनए बना इसको मैंने क्या बोला? सेंस आरएनए। क्या यही आरएनए निमेटोड के अंदर भी बनता था? अरे यही आरएनए निमेटोड के अंदर बन रहा था या नहीं? यार सो ही रहते हो, हद है यार। कोई एनर्जी नहीं है। ऐसा लगता है पता नहीं कुछ उल्टा सीधा खा के आते हो तुम क्लास में बस। तुम देखना वो कभी फ्लाईओवर वगैरह के नीचे या रेलवे ट्रैक पे कुछ लोग बैठे रहते हैं। उन्होंने कुछ स्पेशल डोज ली होती है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है दुनिया में। तुम भी ऐसे ही बैठे रहते हो बस। कुछ लोग तो बैठे बैठे झूल रहे हैं। देखो समझ में आ रहा है? तो जीन किसका था? निमेटोड का। डाला किस में? प्लांट में। प्लांट में जाने के बाद क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बना आपका? आरएनए। इस आरएनए को क्या बोलते हैं? सेंस आरएनए। क्या बोला हमने? सेंस आरएनए। दोबारा से सुनिए, यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक बार और निमेटोड के जीन को निकाला तो मैं इसको क्या बोलूंगा? निमेटोड स्पेसिफिक जीन। किसका जीन है ये? वही जीन है निमेटोड का, दूसरी कॉपी है। लेकिन यहां पर मैंने चेंज क्या किया? सुनना ध्यान से। यहां पर मैंने प्रमोटर को हटा के कहां लगा दिया? लास्ट में। टर्मिनेटर को कहां लगा दिया? यहां पर। बात समझ में आ रही है या नहीं?
जीन वही है, खाली प्रमोटर और टर्मिनेटर के सीक्वेंस को क्या कर दिया मैंने, रिवर्स। ट्रांसक्रिप्शन हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, प्रमोटर। अच्छा, यहां पर ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रहा था, इस डायरेक्शन में। इधर किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। कोई दिक्कत इसमें? यह भी कौन सा जीन है, निमेटोड स्पेसिफिक। एग्रोबैक्टीरियम की मदद से इस निमेटोड स्पेसिफिक जीन को भी मैंने किस में डाल दिया, प्लांट में। कहां चला गया ये, प्लांट में। इधर क्या है, प्रोमोटर। इधर क्या है, टर्मिनेटर। इसका भी क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बनेगा, आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बनेगा यहां पर, आरएनए। लेकिन सुनिए, यहां पर ट्रांसक्रिप्शन इस डायरेक्शन में हो रहा था, तो कौन सा आरएनए बना, सेंस। यहां पर ट्रांसक्रिप्शन इस डायरेक्शन में होगा, तो कौन सा आरएनए बनेगा, एंटीसेंस। कौन सा आरएनए बनेगा, एंटीसेंस। क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जल्दी बताइए, क्या ये दोनों स्टैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं? और क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो ये आपस में जुड़ेंगे या नहीं? इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड के मदद से ये आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के वजह से क्या यहां पर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन रहा है। कैसा आरएनए बना, डबल स्टैंड। बात समझ में आ रही है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाते कैसे हैं, क्लियर है? जीन को कहां से निकाला, निमेटोड में से। एग्रोबैक्टीरियम की मदद से कहां डाला, प्लांट में। प्लांट में जाने के बाद उसका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा स्टैंड बना, सेंस। फिर मैंने दोबारा जीन कहां से निकाला, निमेटोड से। प्रोमोटर टर्मिनेटर के सीक्वेंस को क्या कर दिया मैंने, चेंज। कहां डाला, प्लांट में। अब ट्रांसक्रिप्शन अपोजिट डायरेक्शन से होगा, तो दोबारा क्या बनेगा, एंटीसेंस। दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। बाइंड होंगे तो क्या बनेगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। एक स्टैंड कौन सा है, सेंस। दूसरा कौन सा है, एंटीसेंस। क्लियर है इतना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, पक्का समझ में आया? तो दो स्टैंड है, सेंस और एंटीसेंस। लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए काफी काफी लॉन्ग है। ठीक है, ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फ्रैगमेंट है, ये काफी लंबा फ्रैगमेंट है, हमको इतना बड़ा फ्रैगमेंट नहीं चाहिए। तो प्लांट के अंदर, ध्यान से सुनना मेरी बात, प्लांट के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं डाइसर। क्या बोलते हैं इसे, डाइसर। इस एंजाइम को क्या बोला जाता है, डाइसर। डाइसर इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को छोटे छोटे फ्रैगमेंट में तोड़ देता है। बात ध्यान से सुनिए, डाइसर इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। ये छोटे फ्रैगमेंट भी कैसे हैं, डबल स्टैंडर्ड ही हैं, खाली इनको स्मॉल फ्रैगमेंट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। इनमें भी एक स्टैंड कौन सा होगा, सेंस। दूसरा कौन सा होगा, एंटी सेंस। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आ रही है? अच्छा, निमेटोड इसके अंदर एंटर होगा। निमेटोड किसको इन्फेक्ट करता है, टबैको प्लांट को। निमेटोड किसको इन्फेक्ट करता है, टबैको प्लांट को। सो मान लीजिए ये कौन सा सेल है, ये किसका सेल है, निमेटोड का। दिस इज द सेल ऑफ निमेटोड। कोई दिक्कत इसमें नहीं? अच्छा, निमेटोड के अंदर कौन सा जीन होता है भाई, निमेटोड स्पेसिफिक जीन। इस निमेटोड स्पेसिफिक जीन का जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा, जल्दी बताओ यार। ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा, आरएनए। कौन सा आरएनए बनता है, सेंस। कौन सा आरएनए बनेगा, सेंस आरएनए बनेगा। कोई दिक्कत? सेंस आरएनए का ट्रांसलेशन होगा तो क्या बनेगा, प्रोटीन। उस प्रोटीन से ये नेमेटोड क्या करेगा, सरवाइव। और टबैको प्लांट को क्या करेगा, इन्फेक्ट। लेकिन हमारे पास प्लांट के अंदर कौन सा आरएनए है, सेंस भी है और एंटीसेंस। ये सेंस और एंटीसेंस क्या हो जाते हैं, सेपरेट। मेरी बात ध्यान से सुनना, सेंस और एंटीसेंस क्या हो जाएंगे, सेपरेट। और खाली कौन सा वाला आएगा यहां पर, कौन सा वाला आता है खाली, एंटीसेंस आरएनए। क्या ये एंटीसेंस आरएनए टबैको के सेंस आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो क्या ये एंटीसेंस आरएनए जाकर के इस निमेटोड के आरएनए से बाइंड करेगा? क्या निमेटोड का आरएनए यहां पर डबल स्टैंडर्ड बन गया? और डबल स्टैंडर्ड बना तो क्या ट्रांसलेशन होगा? और ट्रांसलेशन नहीं होगा तो क्या प्रोटीन सिंथेसाइज होगा? अब प्रोटीन नहीं बनेगा तो निमेटोड सरवाइव भी नहीं करेगा। सरवाइव नहीं करेगा तो टबैको प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करेगा। नहीं समझे? समझ गए? बहुत बढ़िया, दोबारा समझ लो। हाँ हाँ, मेरे को पता है कितना समझे हो तुम। कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार और, समझ लो। नेमेटोड के अंदर से हमने क्या निकाला, एक स्पेसिफिक जीन। नेमेटोड के अंदर से क्या निकाला हमने, एक स्पेसिफिक जीन। प्रमोटर किधर है, इधर। टर्मिनेटर किधर है, इधर। दोबारा से नेमेटोड के अंदर से मैंने उसी स्पेसिफिक जीन को निकाला। प्रमोटर कहां लगा दिया, इधर। टर्मिनेटर कहां लगाया, इधर। ये मैं कहां पहुंचाना चाहता हूं दोनों जीन्स को, प्लांट में।
प्लांट में पहुंचाना चाहते हैं तो कौन सा वेक्टर यूज करेंगे? एग्रोबैक्टीरियम। प्लांट में जाने के बाद इसका क्या होगा? दोनों का ट्रांसक्रिप्शन, एक का ट्रांसक्रिप्शन इधर से, दूसरे का ट्रांसक्रिप्शन इधर से। यहां एक से कौन सा स्टैंड बनेगा? सेंस। दूसरे से कौन सा बनेगा? एंटी सेंस। दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो दोनों आपस में बाइंड होंगे तो क्या बनेगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। कौन सा आरएनए बनता है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। कोई दिक्कत इसमें? लेकिन प्लांट के अंदर कौन सा एंजाइम मिलता है? डाइसर। डाइसर इसको क्या कर देता है? ब्रेक। ठीक है, इसको छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में क्या कर दिया गया है? ब्रेक। हर फ्रैगमेंट में एक कौन सा स्टैंड होगा? सेंस। दूसरा कौन सा होगा? ये दोनों स्टैंड क्या हो जाते हैं? सेपरेट। बचता कौन सा है? एंटी सेंस। नेमेटोड के अंदर कौन सा जाता है? एंटी सेंस। कौन सा जाएगा? एंटी सेंस। बात समझ में आ रही है या नहीं? नेमेटोड के अंदर कौन सा जीन है? स्पेसिफिक जीन। इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा? सेंस आरएनए। ये कौन सा है? एंटी सेंस। तो एंटी सेंस वाला जाकर के सेंस से बाइंड करेगा या नहीं? बिल्कुल बाइंड करेगा। ये नेमेटोड का आरएनए कैसा बन गया? डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड आरएनए का ट्रांसलेशन होता है क्या? नहीं। प्रोटीन बनेगा? नहीं। नेमेटोड सर्वाइव नहीं करेगा और टबैको प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है सबको? ये पक्का समझ गया आरएनए इंटरफेरेंस? कोई डाउट नहीं है इसमें? ठीक है, तो याद रखना इसमें हम करते क्या है? निमेटोड स्पेसिफिक जीन को निकालते हैं, एग्रोबैक्टीरियम की मदद से प्लांट में डालते हैं, प्लांट में जाने के बाद डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है, डाइसर उसको छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ देता है। हर फ्रैगमेंट में एक सेंस, दूसरा एंटी सेंस, दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। निमेटोड के अंदर कौन सा जाता है? एंटी सेंस, और जाकर के निमेटोड के आरएनए से बाइंड होता है। उसके आरएनए को क्या बना देता है? डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड बनते ही ट्रांसलेशन रुक जाता है, प्रोटीन का सिंथेसिस रुक जाता है। तो जो निमेटोड का जीन नॉर्मली एक्सप्रेस हो रहा था, प्रोटीन बना रहा था, हमने उस प्रोसेस को बीच में ही रोक दिया। किसके मदद से? एंटीसेंस स्ट्रैंड की मदद से। और ये आया कहां से? डबल स्टैंडर्ड आरएनए से। क्लियर है सबको? ये पक्का समझ गए? ठीक है, तो ये यहां पर होता है आरएनए इंटरफेरेंस, इसी को बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। समझ में आया? सो व्हाट इज आरएनए इंटरफेरेंस? इट इज द प्रोसेस ऑफ साइलेंसिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ साइलेंसिंग जीन एक्सप्रेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ साइलेंसिंग जीन एक्सप्रेशन। सो किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को साइलेंट कर देना डबल स्टैंडर्ड आरएनए के मदद से क्या कहलाता है? आरएनए इंटरफेरेंस। बात समझ में आ रही है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए के मदद से किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को साइलेंस करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? आरएनए इंटरफेरेंस। बात समझ में आ रही है या नहीं? पक्का क्लियर है सबको? अच्छा, अब ये जो आरएनए इंटरफेरेंस होता है, दिस आरएनए इंटरफेरेंस इट इज सीन इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं, उन सारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर नेचुरल डिफेंस के तौर पर कौन काम करता है? आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस यहां क्या सुनो एक मिनट के लिए यार, क्या ये नेचुरली जीन टबैको प्लांट के अंदर जा रहा है या हम आर्टिफिशियली इंड्यूस कर रहे हैं? हम वेक्टर की मदद से जबरदस्ती इसको डाल रहे हैं अंदर। इस बात समझ में आ रही है? टोबैको प्लांट सेल के अंदर। क्लियर है सबको? ये नेचुरली तो नहीं हो रहा है। लेकिन एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा है कि आरएनए इंटरफेरेंस हर यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता ही है। हर यूकैरियोटिक सेल के अंदर आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक काम करती है। बात समझ में आ रही है? किस तौर पर काम करती है? इट एक्ट्स लाइक अ सेल्यूलर डिफेंस। ठीक है, इसका काम क्या होता है? डिफेंसिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। सो इट एक्ट्स लाइक अ सेल्यूलर डिफेंस। लेकिन सुनिए एक मिनट, अगर हर यूकैरियोटिक सेल के अंदर नेचुरली आरएनए इंटरफेरेंस होता ही है, मेरी बात ध्यान से सुन लो एक मिनट के लिए, अगर हर यूकैरियोटिक सेल के अंदर आरएनए इंटरफेरेंस होता है, तो उस आरएनए इंटरफेरेंस को करवाने के लिए उनके अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहां से आता है? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? भाई यहां तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए हमने खुद बनवाया है। नेचुरली डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहां से आएगा सेल के अंदर? अरे मेरी बात समझ रहे हो आप? भाई बिना डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाए क्या आरएनए इंटरफेरेंस हो सकता है? यहां मैंने निमेटोड के अंदर से कितने जीन निकाले? दो। दोनों का प्रोमोटर टर्मिनेटर क्या किया? चेंज। कहां पहुंचाया? प्लांट में। प्लांट में जाने के बाद एक से कौन सा बना? सेंस। दूसरे से कौन सा बना? एंटी सेंस। दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। बाइंड होंगे तो क्या बनेगा? डबल स्टैंडर्ड। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए तो हम खुद बनवा रहे हैं ना। लेकिन अगर ये मैकेनिज्म नेचुरली भी बाकी के सेल्स में होता है, तो उनके अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए आता कहां से है नेचुरली? मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का क्लियर है? क्योंकि डबल स्टैंडर्ड आरएनए भाई हमारी बॉडी में तो मिलता नहीं है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए तो खाली कुछ चुनिंदा वायरस होते हैं उनके अंदर पाया जाता है।
तो इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए का सोर्स कौन होता है, ये याद रखना। सोर्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए कैन बी, या तो ये कुछ वायरसेस से आता है, या आपने जेनेटिक्स में पढ़े होंगे मोबाइल जेनेटिक मटेरियल, जिनको हम बोलते हैं ट्रांसपोजोन्स। क्या बोला जाता है इन्हें? ट्रांसपोजोन्स। या तो वायरस से आएगा या ट्रांसपोजोन से आता है उनके अंदर। बात समझ में आ रही है? पक्का क्लियर है सबको? व्हाट इज आरएनए इंटरफेरेंस? इट इज अ प्रोसेस ऑफ साइलेंसिंग एक्सप्रेशन ऑफ जीन। किसी भी जीन को एक्सप्रेस होने ना देना, उसके एक्सप्रेशन को बीच में ही साइलेंट कर देना, वो क्या कहलाता है? आरएनए इंटरफेरेंस। कौन से प्रकार के सेल के अंदर नेचुरली पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? यूकैरियोट। प्रोकैरियोट्स के अंदर डिफेंस कौन प्रोवाइड करता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। याद है या नहीं? यूकैरियोट में कौन प्रोवाइड करता है? आरएनए इंटरफेरेंस। अगर हर यूकैरियोटिक सेल में ये होता है, तो उन यूकैरियोटिक सेल के अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए आता कहां से है? या तो वायरस से या ट्रांसपोजोन से। याद रहेगा ये? इतनी बातें समझ में आई? और प्रोसेस क्लियर है सबको? ये पक्का समझ में आया? ठीक है, एक और इसका एग्जांपल याद रखना। देयर इज वन एग्जांपल, लाइक देयर इज वन नेमेटोड। एक नेमेटोड होता है, इस नेमेटोड को हम क्या बोलते हैं? मेलोडीगाइने इंकॉग्निशिया। इसको बोला जाता है मेलोडीगाइने इंकॉग्निशिया। सो एक नेमेटोड होता है, ये नेमेटोड किसको इन्फेक्ट करता है? दिस नेमेटोड इन्फेक्ट्स विच टाइप ऑफ प्लांट? टोबैको प्लांट। इट इन्फेक्ट्स टोबैको प्लांट। ये टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और इसके अगेंस्ट हम मतलब ये रेजिस्टेंस कैसे डेवलप करवाते हैं? कुछ इस तरीके से जो हमने अभी पढ़ा है। समझ में आई? बस। एक बार एनसीईआरटी का पैराग्राफ रीड करके देख लो, कुछ समझ आ भी रहा है या नहीं। एनसीईआरटी होनी भी तो चाहिए। देखो वो, देखो वो अलग 4 पन्ने फाड़ के लेके आया है खाली बायोटेक के। वो अपनी एनसीईआरटी खुद बना रहा है। नीट नहीं हुआ तो खुद पब्लिकेशन करेगा ये। ये क्या है? वो वही पढ़ो तुम। हो गया? चलिए नेक्स्ट। प्रोसेस याद रखना भाई, जरूरी है। निमेटोड के अंदर से क्या निकालते हैं? स्पेसिफिक जीन। एग्रोबैक्टीरियम की मदद से कहां डालते हैं? प्लांट में। प्लांट में जाने के बाद कितने आरएनए बनते हैं? 2, सेंस और एंटीसेंस। दोनों बाइंड होकर के क्या बनाते हैं? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। डाइसर उसको तोड़ के क्या बनाएगा? स्मॉल फ्रैगमेंट। हर फ्रैगमेंट में एक सेंस और दूसरा एंटीसेंस स्ट्रैंड। नेमेटोड के अंदर कौन सा जाता है? सेंस या एंटीसेंस? एंटीसेंस। एंटीसेंस जाकर के किससे बाइंड करेगा? नेमेटोड के आरएनए से, और उसके ट्रांसलेशन को क्या करता है? रोक देता है। और नेचुरल डिफेंस के तौर पर ये कौन से सेल में काम करता है? प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स? यूकैरियोट्स में। क्राई 1 AB कंट्रोल्स विच टाइप ऑफ वर्म? कॉर्न बोरर। क्राई 2 AB? कॉटन बुलवर्म। क्राई 1 AC? कॉटन बुलवर्म। बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया में क्रोमोसोमल डीएनए में कौन सा जीन होता है? क्राइजीन। क्राइजीन एक्सप्रेस होगा तो क्या बनेगा? प्रोटीन। कैसा होता है वो? टॉक्सिक। लेकिन बैक्टीरिया में कैसा होता है? इनएक्टिव। इसीलिए क्या बोलते हैं? प्रोटॉक्सिन। या उसी को और क्या बोल सकते हैं? एंडोटॉक्सिन। एक्टिवेशन के लिए कैसा पीएच चाहिए? एल्कलाइन। एल्कलाइन। जब इंसेक्ट इसके ऊपर फीड करता है तो बैक्टीरिया कहां आता है? मिडगट में। मिडगट में आने के बाद क्या रिलीज करता है? एंजाइम। सॉरी, एंजाइम बोल रहा हूं मैं। क्या रिलीज करता है? टॉक्सिन। और एल्कलाइन पीएच के वजह से वो टॉक्सिन क्या हो जाता है? एक्टिवेट। और एक्टिवेटेड टॉक्सिन किससे बाइंड करता है? एपिथेलियल सेल्स ऑफ मिडगट। उसमें क्या क्रिएट करेगा? पोर्स। क्या एंटर होगा? वाटर। सेल्स विल स्वेल एंड बस्ट।
हाँ तोड़ दिया। तो जाए, क्या दिक्कत है? क्या हो जाएगा उससे? सेंस अगर चला भी गया तो क्या दिक्कत है? जाएगा ही ऑब्वियसली, लेकिन काम का कौन सा है? एंटी सेंस। सेंस और ये वाला सेंस तो एक जैसा ही है ना यार। ये बाइंड थोड़ी ना कर पाएगा, सेम थोड़ी बाइंड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है? एंटी सेंस। और कुछ? हो गया तुम्हारा न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन? हाँ, या अभी भी बचा हुआ है? एक हफ्ते से तो पढ़ रहे हो तुम न्यूरल। दिख नहीं रहा है, लो यार। अच्छा तुम्हारी क्लास सुबह नहीं होती है? तुम तो मर जाओगे। सुबह 6:45 वाली क्लास हो गई तुम्हारी। पहली बात तो क्लास में एक दो ही रहेंगे। हाँ, वो भी कंबल उम्बल लेकर के आएंगे। खुली आंखों से तो अभी सुन रहे हैं, तब तो आंखें भी नहीं खुलेंगी। चलिए ठीक है, समझ में आया ये फिर? क्लियर है सबको? तो 3 एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन थी, 3 एग्जाम्पल हमको पढ़ने थे। पहला गोल्डन राइस, दूसरा बीटी कॉटन और तीसरा आरएनए इंटरफेरेंस। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए फिर आगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। सो अगला हमको मेडिसिनल एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। मेडिसिन में इसके क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं? सबसे पहला इसका मेडिसिन में एप्लीकेशन है प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को मैनिपुलेट करना। याद आ रहा है या नहीं? ठीक है। सो प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ठीक है, पहले थोड़ा बहुत इंसुलिन के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन याद है या नहीं? याद तो सब है यार, याद में दिक्कत नहीं है। ठीक है। सो केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था पैंक्रियास के बारे में। पैंक्रियास कैसा ग्लैंड होता है? एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन? बहुत बढ़िया, दोनों होता है। हेट्रोक्राइन होता है, एक्सो भी और एंडो भी। पता है सबको? पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करते समय किसकी तरह काम करेगा? एक्सो। और हार्मोन को रिलीज करते समय किसकी तरह काम करेगा? एंडो। पैंक्रियास के अंदर कितने प्रकार के सेल होते हैं? 3, अल्फा बीटा और डेल्टा गामा। अल्फा बीटा और डेल्टा। अल्फा सेल से क्या रिलीज होता है? ग्लूकागन। बीटा सेल से क्या रिलीज होता है? इंसुलिन। सो इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास। इट इज सिक्रीटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास। सो पैंक्रियास के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम बीटा सेल बोलते हैं। बीटा सेल से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? इंसुलिन। अच्छा, इंसुलिन का काम क्या होता है? ये भी हमने पढ़ा था, याद होगा। लेट्स से दिस इज सेल, और सेल की आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोला इसको हमने? सुन लीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड की। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड। यानी कि इसका नेचर कैसा होगा? हाइड्रोफोबिक। अच्छा, ब्लड के अंदर क्या होती है? ग्लूकोज। ग्लूकोज किस में सॉल्युबल होती है? वाटर में। इसका मतलब ग्लूकोज कैसा है? हाइड्रोफिलिक। मेम्ब्रेन कैसी है? हाइड्रोफोबिक। ग्लूकोज को कहां जाना है? सेल में, तभी तो सेल एनर्जी बनाएगा। लेकिन ग्लूकोज किस में सॉल्युबल है? वाटर में। ग्लूकोज कैसा है? हाइड्रोफिलिक। मेम्ब्रेन कैसी है? हाइड्रोफोबिक। तो क्या मेम्ब्रेन ग्लूकोज को रेपेल नहीं करेगी? बिल्कुल। तो क्या ग्लूकोज अपने आप सेल में जा सकती है? नहीं। अगर ग्लूकोज को सेल में जाना है तो यहां पर कुछ चैनल्स होते हैं। इन चैनल्स को क्या बोला जाता है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, ग्लट4। क्या बोलते हैं इन्हें? ग्लट4। लेकिन ग्लट4 क्या होते हैं? क्लोज्ड। क्या होते हैं ये? क्लोज्ड। बीटा सेल से क्या रिलीज होता है? इंसुलिन। इंसुलिन के रिलीज होते ही ये चैनल्स क्या हो जाते हैं? ओपन। और इन चैनल्स के ओपन होते ही ग्लूकोज कहां चली जाती है? सेल में।
और जब ग्लूकोज ब्लड से निकल के सेल में जाएगी तो क्या ब्लड के अंदर ग्लूकोज का या शुगर का लेवल डिक्रीज होगा या नहीं? तो इंसुलिन का काम होता है ब्लड चैनल्स को क्या करना, ओपन, ताकि ब्लड में से निकल के ग्लूकोज कहां जाए, सेल में, और ब्लड शुगर लेवल क्या हो, डिक्रीज। तो इंसुलिन का मेनली काम होता है ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करना। इसका मेनली फंक्शन क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करना। याद आ रहा है या नहीं? पढ़ा था हमने ऐसा कुछ। सो इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास। कहां से सिक्रेट होता है, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास। एंड इट्स मेन फंक्शन इज, इसका मेनली फंक्शन क्या होता है, टू रिड्यूस ब्लड शुगर लेवल। इसका काम होता है ब्लड शुगर लेवल को क्या करना, रिड्यूस करना, ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करना। क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज कर रहा है, तो क्या मैं इसको हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन बोल सकता हूं? हाइपो का मतलब कम, ग्लाइसीमिक का मतलब शुगर, शुगर लेवल को क्या करना, कम करना। तो इसका काम होता है ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करना। लेकिन अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी है तो क्या ब्लड शुगर लेवल कम हो पाएगा? क्या ब्लड चैनल्स ओपन हो पाएंगे? क्या ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा? नहीं। ग्लूकोज कहां रह जाएगी, ब्लड में, और ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और बढ़े हुए शुगर लेवल को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस। क्या बोलते हैं इसे, डायबिटीज मेलिटस। सो डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कैन कॉज विच डिसऑर्डर, डायबिटीज मेलिटस। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस। कितने टाइप के होते हैं, दो, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 कैसा होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट। टाइप 2 कैसा होता है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट। मैंने उल्टा बोल दिया। अच्छा, टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट, टाइप 2 इंसुलिन इंडिपेंडेंट, यही तो होता है। तुमने कुछ और पढ़ा है? कोई मिल गया मूवी देखी है तुमने? देखी है? वो उसमें है ना वो रोहित, नहीं देखा है? जादू को देखा है? तो बस तुम उसी दिशा में चल रहे हो तुम। कुछ दिनों बाद धूप सेकते मिलोगे। ठीक है। तो इंसुलिन सिक्रीट कहां से होता है, बीटा सेल से। कौन से चैनल को ओपन करेगा, ब्लड कहां ट्रांसपोर्ट करेगा ग्लूकोज को, ब्लड से सेल में, ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, डिक्रीज। इसकी डेफिशिएंसी से जो डिसऑर्डर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस। और डायबिटीज मेलिटस बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है आजकल। जिनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनेगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो उसको ट्रीट करने का एक तरीका ये है, क्योंकि उनकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही है, तो अगर मैं बाहर से इंसुलिन को इंजेक्ट कर दूं तो उसको ठीक किया जा सकता है। भाई बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन तो दिए जा सकते हैं। और जैसे ही इंसुलिन बॉडी में गया, ब्लड शुगर लेवल को क्या कर देगा, डिक्रीज। इसको हम क्योर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्योर तो नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है सबको ये? लेकिन इतने बड़े स्केल पर इंसुलिन को बनाया कैसे जाए, क्योंकि इंसुलिन क्या है, इंसुलिन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीनेशियस हार्मोन। कैसा हार्मोन होता है ये, प्रोटीनेशियस हार्मोन। इंसुलिन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीनेशियस हार्मोन। ये किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। बात समझ में आ रही है? कैसा हार्मोन है ये, प्रोटीनेशियस हार्मोन है। अच्छा, आपने थोड़ा बहुत बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा इसके बारे में, कि सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है भाई, अमाइनो एसिड। सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, अमाइनो। बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो क्या बनती है, अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन। एंड लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड व्हाट, पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बोला जाता है इसे, पॉलीपेप्टाइड चेन। जब ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन मिलती हैं तो क्या बनता है, प्रोटीन। क्या बनता है, प्रोटीन। याद रहेगा ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सबसे छोटी यूनिट क्या है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो क्या बनेगी, पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ती है तो क्या बनता है, प्रोटीन। तो इंसुलिन कौन सा हार्मोन है, प्रोटीनेशियस, यानी कि किसका बना है, प्रोटीन का। और प्रोटीन के अंदर क्या मिलती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स। क्या मिलती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो यहां पर अगर आप इंसुलिन के स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले यहां पर एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसको हम बोलते हैं चेन ए। क्या बोला जाता है इसे, इसमें करीब 21 अमीनो एसिड होते हैं। कितने, 21। कितने अमीनो एसिड होते हैं इसके अंदर, 21 अमीनो एसिड। कोई दिक्कत इसमें नहीं। ऐसी ही एक दूसरी चेन होती है जिसको हम बोलते हैं चेन बी। क्या बोला जाता है इसे, चेन बी। और चेन बी के अंदर करीब कितने अमीनो एसिड होते हैं, 30। यानी कि टोटल कितने अमीनो एसिड हुए, 51। फर्स्ट पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड चेन ए, सेकंड पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड चेन बी। कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है, दो। यही दो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनिएगा, बोथ चेन्स आर कनेक्टेड टू ईच अनदर विद द हेल्प ऑफ अनदर चेन। ये दोनों चेन एक दूसरे से जुड़ी होती हैं एक तीसरी चेन से, जिसको हम क्या बोलते हैं, चेन सी।
चेन सी का बस इतना काम है कि चेन ए और चेन बी को होल्ड करना। अगर चेन सी ना हो तो चेन ए और चेन बी सेपरेट हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? चेन सी का काम होता है ए और बी को पकड़ के रखना, इनको होल्ड करना साथ में। और इस तरीके के इंसुलिन को हम बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ इंसुलिन इज कॉल्ड प्रो इंसुलिन। क्या बोला जाता है इसे? प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन का मतलब इनएक्टिव इंसुलिन। कैसा इंसुलिन है ये? इनएक्टिव इंसुलिन है, या आप इसको इमेच्योर इंसुलिन भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको हम? इमेच्योर इंसुलिन। कैसा है ये? इनएक्टिव है। इनएक्टिव है तो क्या ये कोई फंक्शन कर पाएगा? नहीं। क्या ये ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस कर पाएगा? नहीं। बात समझ में आ रही है? इंसुलिन कैसा हार्मोन होता है? प्रोटीनेशियस। किसका बना है? प्रोटीन। प्रोटीन किसकी बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड चेन। कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है यहाँ पर? 3। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? चेन ए और चेन बी। बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड टू ईच अनदर विद द हेल्प ऑफ चेन सी। इन तीनों को मिला के कौन सा इंसुलिन बना? प्रो इंसुलिन। क्या ये फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल है? नॉन। किस फॉर्म में होता है? इनएक्टिव। किस फॉर्म में होता है ये? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अब देखिए कुछ समय बाद क्या हम कह सकते हैं दैट चेन ए एंड चेन बी में कम क्लोज टू ईच अदर? ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई चेन ए और चेन बी एक दूसरे के क्लोज आए। मान लीजिए ये चेन ए है और ये कौन सी चेन है? चेन बी। अच्छा, दोनों ही किसकी बनी है? अमाइनो एसिड। इसमें कितने अमाइनो एसिड है? 21। इसमें कितने अमाइनो एसिड है? 30। टोटल कितने अमाइनो एसिड हुए? 51। दोनों के अंदर ही अमाइनो एसिड है। बात समझ में आ रही है या नहीं? अच्छा, आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा कि कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जिनके अंदर सल्फर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सल्फर। और सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड बोला जाता है। क्या बोलते हैं उनको हम? सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। एनी एग्जांपल? सिस्टीन एंड मेथिओनिन। याद आ रहा है या नहीं? कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या मिलता है? सल्फर। और ऐसे अमाइनो एसिड को क्या बोला जाता है? सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। तो क्या इस वाली चेन में कुछ अमाइनो एसिड के ऊपर सल्फर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ये जो चेन ए है, मान लीजिए इनमें कुछ अमाइनो एसिड्स के ऊपर क्या है? सल्फर। सल्फर है तो क्या मैं इन दोनों को सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड बोल सकता हूं? इस वाली चेन में भी मान लीजिए कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनके ऊपर क्या होता है? सल्फर। तो क्या इनको भी सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड बोला जा सकता है? यहां पर भी क्या है? मान लो सल्फर। अब सुनना ध्यान से, जब ये दोनों चेन एक दूसरे के क्लोज आएंगी, सो कैन वी से दैट सल्फर विल कम क्लोज टू ईच अनदर। और जब दोनों चेन के सल्फर एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, और इस बॉन्ड को बोला जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसे हम? डाइसल्फाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड को बोला जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो क्या इस डाइसल्फाइड बॉन्ड के मदद से, क्या इन डाइसल्फाइड बॉन्ड के मदद से चेन ए और चेन बी आपस में जुड़ गई? अब चेन सी की कोई रिक्वायरमेंट है क्या? भाई चेन सी का काम क्या था? ए और बी को आपस में जोड़ना। लेकिन जब दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन चुका है तो ये ऑलरेडी फिजिकली जुड़ चुके हैं। क्या यहां पर चेन सी की कोई भी रिक्वायरमेंट है? नहीं। तो चेन सी क्या हो जाती है? डीजनरेट। सो चेन सी अंडरगोज डीजनरेशन। चेन सी का क्या होता है? यहां पर डीजनरेशन होता है। चेन सी डीजनरेट हो जाती है, ए और बी के बीच में क्या बन जाता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। और इस प्रकार के इंसुलिन को बोला जाता है मैच्योर इंसुलिन। क्या बोलते हैं इसे हम? मैच्योर इंसुलिन। और ये मैच्योर इंसुलिन कैसा होता है? फंक्शनल। ये कैसा होता है? फंक्शनल होता है। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? ये इंसुलिन कैसा होता है? फंक्शनल होता है। याद रहेगा सबको इतना? पक्का क्लियर है? सिक्रीट कहां से होता है? मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। मैंने सोते हुए देख लिया या यॉर्निंग करते देख लिया किसी को। मेरे को बहुत गंदी नींद आती है ऐसे देख के। मेरे सामने मत करना ये सब। तुम बैठे बैठे तुम ऐसे, कुछ लोग इतना बड़ा मुंह फाड़ रहे हो तुम। अब शर्म आनी चाहिए तुम्हें यार। मैं मैं क्या करूं? मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है। सुन लो ध्यान से। इंसुलिन सिक्रीट कहां से होता है? बीटा सेल से। रिड्यूस किसको करता है? ब्लड शुगर। कौन से चैनल्स को ओपन करके? ब्लड ग्लूकोज को कहां से कहां ट्रांसफर करवाएगा? ब्लड से सेल में, जिससे कि ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज। इंसुलिन का स्ट्रक्चर अगर आप देखें, जब कोई भी इंसुलिन बनता है उसमें कितनी चेन होती हैं? 3। चेन ए, चेन बी और चेन सी। चेन सी का काम है ए और बी को जोड़ना। लेकिन जैसे जैसे इंसुलिन मैच्योर होता है, जब ये दोनों चेन एक दूसरे के क्लोज आती हैं तो दोनों चेन के बीच में क्या बन जाता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड के बनने से ये दोनों चेन आपस में जुड़ जाती हैं। चेन सी क्या हो जाती है? डीजनरेट। और चेन सी के डीजनरेट होते ही, डाइसल्फाइड बॉन्ड के बनते ही, प्रो इंसुलिन किस में बदल जाता है? मैच्योर इंसुलिन में। और क्या बन जाता है? फंक्शनल। क्या बन जाता है ये? फंक्शनल। याद रहेगा ये? सो इन ऑर्डर फॉर इंसुलिन टू बिकम फंक्शनल,
बात समझ में आ रही है? अगर इंसुलिन को मैच्योर होना है, फंक्शनल होना है, तो उसके अंदर से कौन सी चेन का डीजनरेट होना जरूरी है? चेन सी। कौन से बॉन्ड का बनना जरूरी है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। याद रहेगा ये? पक्का क्लियर है इतना? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? कोई डाउट नहीं आ रहा है? पढ़ोगे तो डाउट आएगा ना, पढ़ते ही नहीं हो, डाउट कहां से आएगा? देखो मैं बता दे रहा हूं, मेरे को आ रहा है डाउट। अरे मुझे आ रहा है, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूं, मुझे फिर भी समझाना है। देखो सुनो, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। इतना भी नहीं बोलना है भाई, कुछ नहीं बोलना है। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। आरएनए कहाँ आएगा? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में आने के बाद क्या होता है? ट्रांसलेशन। तो प्रोटीन कहाँ बनता है? साइटोप्लाज्म। प्रोटीन कहाँ बनेगा? साइटोप्लाज्म में। याद रखना ये। प्रोटीन या ट्रांसलेशन कहाँ पर होता है? साइटो। कोई दिक्कत इसमें? साइटोप्लाज्म का एटमॉस्फेयर कैसा होता है? रिड्यूसिंग। कैसा होता है एटमॉस्फेयर? रिड्यूसिंग। पता है ना रिड्यूसिंग? ठीक है, साइटोप्लाज्म का एटमॉस्फेयर कैसा होता है? रिड्यूसिंग। तो इंसुलिन भी क्या है? प्रोटीन। कितनी चेन है भाई? ये कौन सी? चेन ए। ये कौन सी है? चेन बी। दोनों के बीच में कौन सी चेन है? चेन सी। अब सुनिए, अगर ए और बी को भाई जुड़ना ही है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनना ही है, तो शुरुआत में ही क्यों ना डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाए? चेन सी बनाने की जरूरत क्या है हमको? बात समझ? इफ चेन ए एंड चेन बी विल गेट कनेक्टेड टू ईच अनदर इन फ्यूचर, तो ये चेन सी बनाने की जरूरत क्या है? शुरू में ही क्यों नहीं इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाता? क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस होता कहां पर है? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म का एटमॉस्फेयर कैसा होता है? रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बन सकता है। रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बन सकता। और अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनेगा और अगर चेन सी ना हो, तो ए और बी क्या हो जाएंगी? सेग्रीगेट। बात समझ में आ रही है या नहीं? इसीलिए हमको क्या चाहिए दोनों को होल्ड करने के लिए? चेन सी। एक बार जब ये प्रो इंसुलिन बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है, तो प्रोटीन की पैकेजिंग कहां पर होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए गोल्गी एपरेटस। अब एक बार जब ये इंसुलिन बन गया, अब ये इंसुलिन कहां पर जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मान लीजिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एटमॉस्फेयर कैसा होता है? ऑक्सीडाइजिंग। कैसा होता है? ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग है, तो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में क्या बन जाएगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड। और दोनों चेन आपस में जुड़ जाती हैं, और चेन सी के होने की यहां पर कोई भी जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? चेन सी बनती क्यों है? क्योंकि प्रोटीन कहां बनता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का एटमॉस्फेयर कैसा होता है? रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बन सकता। इसीलिए दोनों को पकड़ के रखने के लिए क्या चाहिए हमें? चेन सी। बात समझ में आ रही है? बनने के बाद कहां जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहां पर एटमॉस्फेयर कैसा होता है? ऑक्सीडाइजिंग। वहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड बन सकता है, तो दोनों चेन के बीच में क्या बना? डाइसल्फाइड। बोथ ऑफ देम विल गेट कनेक्टेड टू ईच अनदर। चेन सी विल अंडरगो डीजनरेशन। और प्रो इंसुलिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैच्योर इंसुलिन में। किस में कन्वर्ट हो गया ये? मैच्योर इंसुलिन में। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया सबको? ये क्लियर है ना इतना? अब इस इंसुलिन को बनाया कैसे जाए? देखिए, मैच्योर इंसुलिन के अंदर कितनी चेन है? चेन ए और चेन बी। अच्छा, आपने ये भी पढ़ा होगा दैट एवरी पॉलीपेप्टाइड चेन इज कोडेड बाय अ पर्टिकुलर जीन। हर पॉलीपेप्टाइड चेन को कोई ना कोई जीन कोड करता है या नहीं? तो क्या ये जीन हमारी बॉडी में है? अबे हमारे अंदर ही बन रहा है भाई, हमारी बॉडी में होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। ठीक है, चलो। तो मान लीजिए यहां पर मैंने लेट से दिस इज वन जीन, ये मेरे पास एक जीन है, या मैं इसको कॉपी डीएनए भी बोल सकता हूं। क्या बोलते हैं इसे हम? कॉपी डीएनए। एंड लेट्स से दैट दिस कॉपी डीएनए और जीन इज कोडिंग फॉर विच चेन? ये कौन सी चेन के लिए कोड कर रहा है? चेन ए। किसके लिए कोड कर रहा है? चेन ए। मैं इंसुलिन की चेन को किस में बनवाना चाहता हूं? बैक्टीरिया में। किस में बनाना चाहता हूं मैं? बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? इकोलाई। तो मुझे इंसुलिन का जीन किस में पहुंचाना पड़ेगा? बैक्टीरिया में। और अगर मैं बैक्टीरिया के अंदर डीएनए को पहुंचाना चाहता हूं, तो सबसे बेस्ट वेक्टर कौन सा है? प्लाज्मिड। या दूसरा कौन सा है? बैक्टीरियोफेज। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैं वेक्टर कौन सा यूज करता हूं? हमने यहां पर वेक्टर लिया प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड हमारे डीएनए को कहां पर डिलीवर कर देगा? प्लाज्मिड हमारे कॉपी डीएनए को कहां पर डिलीवर कर देगा? बैक्टीरिया में। कहां पर डिलीवर कर दिया? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जाने के बाद इस डीएनए का क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होने के बाद कौन सी चेन बनेगी? चेन ए। कौन सी चेन बनती है? चेन ए। कोई दिक्कत इसमें? नहीं।
ऐसे ही मान लीजिए दूसरी तरफ मैंने एक दूसरा जीन बनाया, लेट से दिस जीन, इसको मैं जीन भी बोल सकता हूं या कॉपी डीएनए भी बोल सकता हूं। ये जीन किसके लिए कोड कर रहा है? लेट से दिस जीन इज कोडिंग फॉर चेन बी, ये किसके लिए कोड कर रहा है? चेन बी। इसको भी मैं कहां पहुंचाना चाहता हूं? इकोलाई में। तो यहां पर भी सबसे बेस्ट वेक्टर कौन सा होगा? प्लाज्मिड। तो इसको मैंने किसके साथ जोड़ा? प्लाज्मिड के साथ। और प्लाज्मिड हमारे डीएनए को कहां पर डिलीवर कर देगा? इकोलाई में। कहां पर डिलीवर कर देगा? इकोलाई में। और इकोलाई के अंदर जैसे ही ये कॉपी डीएनए गया, इस कॉपी डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा और कौन सी चेन बन जाएगी? चेन बी। कितने होस्ट है मेरे पास? दो। क्या मैं एक ही होस्ट में दोनों चेन बनवा रहा हूं या अलग अलग होस्ट में? अलग अलग होस्ट में। बात समझ में आ रही है? इधर मेरे पास जीन है जो किसके लिए कोड कर रहा है? चेन ए। इधर जीन है जो किसके लिए कोड कर रहा है? चेन बी। दोनों को किसके साथ जोड़ा? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कहां ले जाएगा? इकोलाई में। एक इकोलाई में कौन सी चेन बन रही है? ए। दूसरे में कौन सी बन रही है? बी। अब मुझे लार्ज स्केल पर बनाना है तो इसको एक बायोरिएक्टर में रखा, इसको दूसरे बायोरिएक्टर में रखा। ये डिवाइड करेगा तो इसकी मिलियंस ऑफ कॉपी बनेंगे या नहीं? मिलियंस ऑफ चेन ए इधर बनेगी, मिलियंस ऑफ चेन बी इधर बनेगी। बात समझ में आ रही है या नहीं? उसके बाद मैं बैक्टीरिया के सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करके चेन ए और चेन बी को निकाल सकता हूं या नहीं? इस बैक्टीरिया में से मैंने कौन सी चेन निकाली? इस बैक्टीरिया में से कौन सी चेन मिलेगी हमको? चेन ए। यहां से हमको मिल गई चेन ए। यहां से कौन सी चेन मिली? चेन बी। और चेन ए और चेन बी को हम आपस में जोड़ सकते हैं कौन सा बॉन्ड बनवा के? डाइस। कौन सा एटमॉस्फेयर देना है? रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग? ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर दोगे तो दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? डाइसल्फाइड। और डाइसल्फाइड के बनते ही क्या रेडी है हमारे पास? इंसुलिन। इस तरीके से हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्या बनाते हैं? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। बात समझ में आ रही है या नहीं? पक्का क्लियर है? सेम होस्ट में दोनों चेन बनती हैं या अलग अलग होस्ट में? अलग अलग होस्ट में। बात समझ में आ रही है? एक में चेन ए, दूसरे में चेन बी। दोनों को प्यूरिफाई करके एक्सट्रैक्ट किया, दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनवाया और यहां पर हमारा इंसुलिन तैयार है। ये जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है, कैन वी से दैट दिस इंसुलिन विल बी फुली फंक्शनल? क्या इसके अंदर कोई चेन सी है? नहीं। इसमें डायरेक्टली क्या है? डाइसल्फाइड। क्या इस इंसुलिन में और आपकी बॉडी में बनने वाले इंसुलिन में कोई भी डिफरेंस है? नहीं। दोनों कैसे हैं? सेम। ये इंसुलिन किसने बनाया? ह्यूमन ने। इसीलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया? दिस इंसुलिन इज कॉल्ड ह्यूमिलिन। क्या बोला इसको हमने? ह्यूमिलिन। एंड दिस ह्यूमिलिन फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज प्रोड्यूस्ड इन ईयर 1983 बाय वन कंपनी कॉल्ड एली लिली। एली लिली। याद रहेगा ये? क्लियर है सबको? इतना समझ में आया इंसुलिन के बारे में सारी बातें? क्लियर है सबको? सिक्रीट कहां से होता है? पैंक्रियास। कौन से सेल? बीटा सेल। कौन से चैनल्स को ओपन करता है? ग्लैट। कहां से कहां मूव करवाएगा ग्लूकोज को? ब्लड से सेल। ब्लड शुगर लेवल क्या होगा? डिक्रीज। डेफिशिएंसी से क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस को क्योर करने का तरीका क्या है? बाहर से इंसुलिन को इंजेक्ट करना। लेकिन इंसुलिन को क्या करना पड़ता है? लार्ज स्केल पर बनाना होगा। लार्ज स्केल पर बनाना है किसी भी प्रोडक्ट को तो किसमें बनाते हैं? बायोरिएक्टर। किसमें बनाया जाता है? बायोरिएक्टर। याद है या नहीं? कितने टाइप के बायोरिएक्टर होते हैं? दो। सिंपल स्टर्ड टैंक और स्पार्ज टैंक। मिक्सिंग करनी है तो स्टर्ड टैंक। ऑक्सीजन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाना है तो स्पार्ज टैंक। पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। याद आ रहा है सबको? प्रो जो इंसुलिन नेचुरली बनता है उसमें कितनी चेन होती हैं? तीन। ए, बी और सी। सी का काम है ए और बी को क्या करना? होल्ड। लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, कौन सा एटमॉस्फेयर मिलेगा? ऑक्सीडाइज। कौन सा बॉन्ड बनेगा? डाइसल्फाइड। चेन सी क्या होगी? डीजनरेट। और इमेच्योर इंसुलिन कैसा हो जाएगा? मैच्योर। क्लियर है? चेन ए और चेन बी के जीन को हमने सेपरेटली बनाया। दोनों को किस में डाला हमने? इकोलाई में, अलग अलग होस्ट में। उनके अंदर क्या बना? चेन ए और चेन बी। उनको निकाला और क्या बनाया? डाइसल्फाइड बॉन्ड। और यहां पर क्या तैयार है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जिसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिलिन। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज प्रोड्यूस्ड इन 1983 बाय एली लिली। क्लियर है सबको? ये एली लिली जरूर बोलोगे। बोल लो। यार मतलब तुम्हारा हेयर स्टाइल यार बड़ा बढ़िया लग रहा है मेरे को यार, मैं भी ऐसे ही करूंगा। हाँ तेरे को ही बोल रहा हूँ मैं। मतलब ऐसा लग रहा है मेरे को कि बस अभी ये बाथरूम में से निकल के आया है नहा के। अरे ये बहुत यूनिक है यार, मैंने नहीं देखा पहले।
मैं मोटिवेट हो रहा हूँ उससे। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं करूंगा, नेक्स्ट क्लास में करके आऊंगा ऐसे ही। तुम मेरे को बाहर से ही भगा दोगे, आने नहीं दोगे क्लास में। तू भी करके आना भाई अगली बार। चलिए ठीक है। अच्छा, अब एक चीज सुनिए। क्या हो गया तुमको? अरे, हद हो गई। अरे, इतनी जोर से नहीं हंसते हैं, थोड़ा मतलब हद है यार। लड़के भी नहीं हंस रहे हैं इतनी जोर से। देखो सुनो, इंसुलिन बना तो लिया हमने इस तरीके से। कैसा इंसुलिन है ये? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। अबे सुन लो, जीन थेरेपी भी पढ़ाना है। सुनो एक मिनट। कौन सा इंसुलिन है ये? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। अब इस जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को हम डायबिटिक पेशेंट्स में क्या कर सकते हैं? इंजेक्ट। और उनके ब्लड शुगर लेवल को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस। कोई दिक्कत इसमें? सुनिए एक मिनट के लिए, एक मिनट सुन लो यार। लेकिन अगर इस इंसुलिन को, अगर इस, मैं सुना ही रहा हूं, सुन तो पहले। अगर इस इंसुलिन को हम ओरली कंज्यूम करें तो इंसुलिन कहां आएगा? डाइजेस्टिव ट्रैक में। कहां पर आता है? डाइजेस्टिव ट्रैक में। और डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर आपको पता है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं, जैसे कि पेप्सिन। पेप्सिन इस प्रोटीन को क्या कर देगा? डाइजेस्ट। क्या ये किसी काम का रह गया? नहीं। तो अगर हम इसको ओरली कंज्यूम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट। इसका कोई भी यूज नहीं होगा। तो ओरली इसको कंज्यूम नहीं किया जा सकता। दूसरा तरीका, अच्छा, इंजेक्शंस भी आपने देखे होंगे, दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है जो मसल में इंजेक्ट किया जाता है, उसे बोलते हैं इंट्रामस्कुलर, आईएम। एक जो होता है वेन्स में इंजेक्ट करते हैं, जैसे क्या बोलते हैं? आईवी। अगर आप डायरेक्टली इंसुलिन को वेन में इंजेक्ट करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर इसको हम डायरेक्टली वेन में इंजेक्ट करते हैं इंसुलिन को, तो ब्लड के अंदर सडनली इंसुलिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और इतना ज्यादा इंसुलिन होने के वजह से अचानक से सारी ग्लूकोज ब्लड में से निकल के कहां चली जाएगी? सेल में। ब्लड के अंदर ग्लूकोज जितनी होनी चाहिए उतनी भी नहीं बचेगी। इसको बोलते हैं इंसुलिन शॉक। चक्कर आ जाएगा, क्लियर है? डिजीनेस वगैरह ये सिम्टम्स हो जाते हैं। इसीलिए ना तो इसको ओरली कंज्यूम किया जा सकता है, ना इसको ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है। इसको सब क्यूटेनियसली लिया जाता है। कहां पर? स्किन के नीचे। इसको हम डायरेक्टली कहां इंजेक्ट करते हैं? एक छोटी सी पिन के मदद से हम इंसुलिन को कहां इंजेक्ट करते हैं? सब क्यूटेनियसली। इट इज इंजेक्टेड इन स्किन, ताकि स्किन में से धीरे धीरे डिफ्यूज होकर के ये कहां पर जाए? ब्लड में। तो ब्लड में स्लोली इसका लेवल बढ़ेगा। धीरे धीरे ब्लड शुगर कम होगी, अचानक से नहीं। बात समझ में आ रही है? पक्का क्लियर है? तो इसको ना तो ओरली कंज्यूम कर सकते हैं, ना ब्लड में इंजेक्ट कर सकते हैं। कैसे इंजेक्ट किया जाता है? सब क्यूटेनियसली। ठीक है, याद रहेगा ये। सो इंसुलिन, दिस इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, इट इज एडमिनिस्टर्ड, genetically engineered insulin is administered, genetically engineered insulin is administered subcutaneously, सबक्यूटेनियसली। इसको सबक्यूटेनियसली यानी कि स्किन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। क्लियर है सब? कोई कोई दिक्कत इसमें? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। हाँ, मेरे को तो बहुत डाउट है। मैं हैरान हूं, तुम कुछ पूछते ही नहीं हो यार। ये कॉपी डीएनए क्यों बनाया है? कॉपी डीएनए क्यों लिख रहा हूं मैं? कुछ नहीं पूछना है। क्या कॉपी डीएनए? क्या होता है कॉपी डीएनए? बताना जरा। हालांकि इससे काम चल जाएगा, बुक में बस इतना ही है, लेकिन पूछना तो चाहिए फिर भी। नहीं पूछ रहे, फायदा ही है। चलो यार, सिलेबस जल्दी होगा। इतना क्लियर है? समझ में आया आपको ये? कोई डाउट इसमें? नहीं नहीं नहीं, पेपर वेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा इससे। बस इतना बहुत है। क्लियर है सबको ये? कोई डाउट नहीं है इसमें? ठीक है, चलिए। तो ये था जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। लिखना भी है क्या? लास्ट में लिखना। हाँ, इंसुलिन की टैबलेट भी आती है? ऐसा कोई टैबलेट नहीं होता है यार। देख यार, मैं भाई, देख, ना तो मैं डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, ना मैं फार्मेसी वाला हूँ। तो मेरे को दोनों में से किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, तो अब यार ये मैं नहीं बता सकता।
मेरे को पता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाते कैसे हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कौन सी टैबलेट आती है कौन सी टैबलेट नहीं आती, ये डॉक्टर बताएगा, या तुम एमबीबीएस करने के बाद बताना। मेरे को हालांकि लगता नहीं कि उन टैबलेट्स के अंदर, सुनिए, जो आप टैबलेट्स बता रहे हैं, हो सकता है कि उसके अंदर कोई ऐसा सॉल्ट या ऐसा ड्रग हो जो ब्लड शुगर लेवल को कम कर सकता हो या कुछ ट्रिगर करता हो बॉडी में, लेकिन वो इंसुलिन नहीं हो सकता। टैबलेट फॉर्म में इंसुलिन को कभी भी इंजेक्ट नहीं किया जाता है एज पर माई नॉलेज, और अगर टैबलेट फॉर्म में है भी तो भी तो डाइजेस्टिव ट्रैक में ही जाएगा। इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है, क्या हो जाएगा वो, डाइजेस्ट। मे बी दैट इज सम अदर फॉर्म ऑफ ड्रग बट नॉट इंसुलिन। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज मैं बताता हूं, देखो, ये जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है, इसको सबसे पहली बार कब बनाया हमने, 1983। कब बनाई है, 1983। लेकिन 1983 में ही, 3 से तो पहले भी डायबिटीज होता था। डायबिटीज तो सेंचुरीज ओल्ड है भाई, बहुत सालों से हो रहा है डायबिटीज। लेकिन इंसुलिन हमने बनाया कब, 1983। बात समझ में आ रही है? तो 1983 से पहले हम डायबिटीज मेलिटस को क्या कैसे क्योर करते थे, तो उस समय पर कैटल या पिग होते थे, कैटल और पिग को मारा, उसके पैंक्रियास को निकाला, पैंक्रियास के अंदर जो इंसुलिन होता था उसको निकालते थे, और उस इंसुलिन को हम ह्यूमन यूज के लिए इंजेक्ट किया जाता था उसको ह्यूमन बॉडी में डायबिटीज को क्योर करने के लिए। सो बिफोर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन वी वर यूजिंग इंसुलिन ऑफ कैटल एंड पिग, और उससे ब्लड शुगर लेवल कम हो भी जाता था। लेकिन दो प्रॉब्लम है, पहले तो भाई आप इंसुलिन निकालने के लिए किसी को मार दे रहे हो। दूसरी समस्या यह है कि हर किसी की बॉडी उसके लिए कंपैटिबल नहीं थी, कुछ लोगों में एलर्जीज भी हो जाती थी। इसीलिए क्या नाम है, हमने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया और इस जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को बनाना स्टार्ट किया। क्लियर है सबको ये, समझ में आया? सो बिफोर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन व्हाट वाज बीइंग यूज्ड, इंसुलिन ऑफ कैटल एंड पिग। लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या था, उससे क्या हो जाती थी, एलर्जीज। ठीक है। रिसेंटली अगर आप न्यूज में देखा हो तो पिग का हार्ट भी ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया गया था। वो आदमी शायद 1 महीना जिंदा भी रहा था, 1 ही महीना रहा था बस। ठीक है, हो गया ये, समझ में आया पूरा ये। इसके बाद नाउ नेक्स्ट इज, सो पहला एप्लीकेशन क्या है बायोटेक्नोलॉजी का मेडिसिन में, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। दूसरा एप्लीकेशन होता है, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज जीन थेरेपी। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, जीन थेरेपी। अब देखिए जीन थेरेपी क्या होता है, सुनिए, व्हाट इज जीन थेरेपी। इससे पहले जीन थेरेपी समझने से पहले सुनिए, जीन थेरेपी समझने से पहले एक डिसऑर्डर है उसके बारे में हम समझते हैं। सुनिए, फर्स्ट जीन थेरेपी वाज गिवन इन विच ईयर, ये याद रखना है, ये फर्स्ट जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990। First gene therapy was given in which year, 1990, and it was given to a 4-year-old girl. हाँ, ये भी याद रखना भाई, पूछा हुआ है ये, to a 4-year-old girl suffering from, she was suffering from adenosine deaminase deficiency, ADA deficiency। अदा, ठीक है चलो। तो सबसे पहली जीन थेरेपी 1990 में दी गई थी। ठीक है, एक 4 साल की छोटी बच्ची थी, हालांकि अभी छोटी बच्ची नहीं होगी वो। ठीक है, तो 4 year old girl and she was suffering from adenosine deaminase deficiency। मेरी बात सुन लो यार, एडिनोसिन डीएमिनेज, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी होता क्या है, दैट गर्ल वाज सफरिंग फ्रॉम एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। एक मिनट सुनिए यहाँ पे, देखिए, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन याद है, हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था। ब्लड सेल्स कहां पर बनते हैं, रेड बोन मैरो। बोन के अंदर एक एरिया होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड बोन मैरो। क्या बोला जाता है इसे, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो के अंदर कौन से सेल्स मिलते हैं, स्टेम सेल्स। कौन से सेल्स मिलते हैं, स्टेम सेल्स। और जब ये स्टेम सेल्स डिवाइड होते हैं तो इनके डिवाइड होने से कुछ सेल्स बनते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट। क्या बोला जाता है इन्हें, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट इज अ काइंड ऑफ डब्ल्यूबीसी। कितना परसेंट डब्ल्यूबीसी होते हैं ये लिम्फोसाइट, 20 से 25%। याद आ रहा है या नहीं? मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट, लीस्ट बेसोफिल। एलर्जिक रिएक्शन में बेसोफिल। एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पर नंबर किसका इंक्रीज होता है, तुम नलायक हो, इसिनोफिल। इसिनोफिल।
होती किससे है एलर्जिक रिएक्शन? बेसोफिल। उसको काउंटर करने के लिए नंबर किसका इंक्रीज होता है? इसिनोफिल। फैगोसाइटिक कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। डायएपिडेसिस कौन शो करता है? मोनोसाइट। तुक्का मार रहे हो, उधर देखो, आता नहीं है तुम्हें। ठीक है। सो रेड बोन मैरो, बोन के अंदर क्या होती है? रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो डिवाइड होगी तो कौन सा सेल बनेंगे? लिम्फोसाइट। लेकिन ये जो लिम्फोसाइट होते हैं ये कैसे होते हैं? इमेच्योर। कैसे होते हैं ये? इमेच्योर। इनके मैच्योरेशन के लिए, इनके डिफरेंशिएशन के लिए, ध्यान से सुनना, इनके मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं एडेनोसिन डीएमिनेज। क्या बोलते हैं इसे? एडेनोसिन डीएमिनेज। याद रहेगा ये? कोई दिक्कत इसमें? देयर इज वन एंजाइम कॉल्ड एडेनोसिन डीएमिनेज, जिसके वजह से लिम्फोसाइट की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, मैच्योरेशन होता है और डिफरेंशिएशन होता है। बिना इस एंजाइम के लिम्फोसाइट डेवलप नहीं हो सकते, डिफरेंशिएट नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है? पक्का क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत नहीं है? लिम्फोसाइट बनते कहां पर हैं? बोन मैरो। कैसे बनते हैं? इमेच्योर। मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन के लिए कौन चाहिए? एडेनोसिन डीएमिनेज। कौन सा एंजाइम चाहिए? एडेनोसिन डी। एडेनोसिन डीएमिनेज की वजह से लिम्फोसाइट की क्या होती है? ग्रोथ, मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन। और एक बार जब लिम्फोसाइट मैच्योर हो जाते हैं तो कितने टाइप के बनते हैं? टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट से कौन सी इम्यूनिटी मिलती है? सेल मीडिएटेड। बी लिम्फोसाइट से कौन सी मिलती है? एंटीबॉडी मीडिएटेड। समझ लो पहले, सेल मीडिएटेड किससे? टी लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी मीडिएटेड किससे? बी लिम्फोसाइट। कोई दिक्कत इसमें? नहीं, पता है सबको? अच्छा, अब दोबारा से देखिए, एडेनोसिन डीएमिनेज क्या है? व्हाट इज एडेनोसिन डीएमिनेज? इट इज अ काइंड ऑफ एंजाइम। एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन किससे कोड होता है? जीन से। मान लीजिए एडेनोसिन डीएमिनेज को बनाने वाला जीन आपकी बॉडी में क्या है? डिलीट हो गया। आपकी बॉडी में एडेनोसिन डीएमिनेज का जीन एब्सेंट है। अगर एडेनोसिन डीएमिनेज का जीन एब्सेंट है तो क्या एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनेगा? अरे समझ में आ रही है बात? एडेनोसिन डीएमिनेज बनेगा नहीं। एडेनोसिन डीएमिनेज नहीं बनेगा तो क्या लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होगा? और अगर लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन नहीं होगा तो क्या आपको सेल मीडिएटेड या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी मिलेगी? नहीं। यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? वीक। इम्यूनिटी की क्या होगी? डेफिशिएंसी। और इस डिसऑर्डर को बोला जाता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, स्किड। क्या बोलते हैं इसे? सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, स्किड। कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी कि सेल मीडिएटेड भी गई और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी गई। क्लियर है सबको ये? ऐसे डिसऑर्डर जिनमें हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इम्यूनिटी की कमी हो जाती है, ऐसे डिसऑर्डर को बोला जाता है इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। आपने एक पढ़ा है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। लेकिन एड्स बचपन से नहीं होता है, बहुत कम केसेस में होता है। एड्स इज समथिंग दैट यू एक्वायर ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम, आइदर ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट और ड्यू टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, निडल एक्सचेंज। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उसके। आप उस वायरस को अपनी बॉडी में एक्वायर करते हैं, तब वो वायरस आकर के किसको डिस्ट्रॉय करता है? टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट। हेल्पर टी लिम्फोसाइट गया तो कौन सी इम्यूनिटी जाती है? सेल मीडिएटेड। एंटीबॉडी फिर भी रहेगी उधर, लेकिन यहां तो दोनों ही इम्यूनिटी खराब हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है यार या नहीं? पक्का क्लियर है सबको ये? कोई डाउट नहीं है इसमें? ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट याद रखना, दैट देयर इज वन एंजाइम कॉल्ड एडेनोसिन डीएमिनेज। कौन सा एंजाइम होता है? एडेनोसिन डीएमिनेज। So there is one enzyme called adenosine deaminase, या हम इसको और क्या बोल सकते हैं? एडीए, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम किस लिए चाहिए होता है? एडेनोसिन डीएमिनेज इज रिक्वायर्ड फॉर, इट इज रिक्वायर्ड फॉर मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ, मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ लिम्फोसाइट। इट इज रिक्वायर्ड फॉर मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ लिम्फोसाइट। तो इसी की मदद से लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है। याद रहेगा ये? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? कौन सा एंजाइम चाहिए होता है? एडेनोसिन डीएमिनेज। अच्छा, ये किससे कोड होगा? जीन से। किससे कोड होता है? जीन से। तो यहां पर एक और पॉइंट याद रखना, इफ जीन कोडिंग फॉर, इफ जीन कोडिंग फॉर एडेनोसिन डीएमिनेज, अगर एडेनोसिन डीएमिनेज के लिए कोड करने वाला जीन क्या है? एब्सेंट है। If gene coding for adenosine deaminase is absent in your body, अगर हमारी बॉडी में ये जीन एब्सेंट है तो क्या एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनेगा? नहीं। एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनेगा क्या? नहीं। और अगर एडेनोसिन डीएमिनेज नहीं बनेगा तो क्या लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होगा? नहीं।
So lymphocytes cannot undergo maturation. Lymphocytes cannot undergo maturation. लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन नहीं हो पाता है, और अगर लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन नहीं होगा तो इसके वजह से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों ही क्या हो जाएंगी, रिड्यूस। बात समझ में आ रही है? और दोनों ही इम्यूनिटी का कम होना क्या कहलाता है? दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, या इसी डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, स्किड। तो एड्स ज्यादा डेंजरस है या स्किड ज्यादा डेंजरस है? स्किड। एड्स में तो लिम्फोसाइट धीरे धीरे कम होंगे, फंक्शनल भी होंगे और कुछ खत्म भी होंगे, लेकिन कुछ तो रहेंगे फंक्शनल। स्किड के अंदर तो लिम्फोसाइट फंक्शनल हो ही नहीं पाएंगे, लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन ही नहीं हो पाएगा। एड्स में कौन सी इम्यूनिटी टारगेट होती है, सेल मीडिएटेड। यहां पर कौन सी, सेल मीडिएटेड भी और एंटीबॉडी मीडिएटेड भी। एड्स विल कम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ, बट इट विल बी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स। जीन तो बचपन से ही डिलीट होगा। क्लियर है सबको? ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में? एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, कौन सा डिसऑर्डर होता है, स्किड। अगर एडेनोसिन डीएमिनेज का जीन एब्सेंट है, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम आपकी बॉडी में नहीं बन रहा है, तो लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन भी नहीं होगा, डिफरेंशिएशन भी नहीं होगा। सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों ही खत्म हो जाएंगी। इसको क्या बोलते हैं, स्किड। याद रहेगा ये? पक्का क्लियर है ये? इसको ट्रीट कैसे किया जाता है फिर? इसको ट्रीट कैसे किया जाएगा? अब इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट हो सकते हैं, लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट इसका परमानेंट नहीं है, सिर्फ एक को छोड़ के हम पढ़ेंगे अभी। अच्छा, पेशेंट की बॉडी में ध्यान से सुनिए, पेशेंट की बॉडी में कौन सा एंजाइम नहीं बन रहा है, एडेनोसिन डीएमिनेज। मान लो हमारी बॉडी एडेनोसिन डीएमिनेज नहीं बना रही है, तो हम इसको बाहर से तो इंजेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंसुलिन दे रहे थे सबक्यूटेनियसली, ऐसे ही हम बाहर से क्या इंजेक्ट कर सकते हैं, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। बात समझ में आ रही है? तो एक तरीका तो इसको क्योर करने का, इसको ट्रीट करने का ये है कि बाहर से बार बार हम किसका इंजेक्शन दे, एडेनोसिन डीएमिनेज का। लेकिन पूरी लाइफ कब तक आप इंजेक्शन लेते रहेंगे एडेनोसिन डीएमिनेज के? ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है। तो सबसे पहला यहाँ पर ट्रीटमेंट का तरीका क्या है? फर्स्ट ट्रीटमेंट इज, दिस इज कॉल्ड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्या बोला जाता है इसे? एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम करते क्या है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें फंक्शनल, वी कैन से दैट फंक्शनल एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, फंक्शनल एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम इज इंजेक्टेड इनटू पेशेंट। सो पेशेंट की बॉडी में हम बार बार क्या इंजेक्ट करते हैं, एडेनोसिन डीएमिनेज। फंक्शनल एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी ऑफ पेशेंट। जो एंजाइम पेशेंट की बॉडी नहीं बना पा रही है, उसकी बॉडी में बाहर से इस एंजाइम को इंजेक्ट किया जाए। एक तरीका तो ये है, लेकिन क्या ये परमानेंट क्योर है? नहीं। कैसा क्योर है ये? टेम्परेरी। सो वी कैन से दैट एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, इट इज अ टेम्परेरी सॉल्यूशन, परमानेंट नहीं है। कैसा सॉल्यूशन है ये? टेम्परेरी सॉल्यूशन है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। दूसरा तरीका इसको क्योर करने का यह है, दिस इज कॉल्ड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। दूसरा तरीका क्या होता है? बोन मैरो को ही ट्रांसप्लांट कर देना। लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, यू नो दैट इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है ये? कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। पहले तो आपका टिश्यू सैंपल, बोन मैरो सैंपल मैच करना चाहिए। उसके बाद ट्रांसप्लांट हो भी गया तो ग्राफ्ट रिजेक्शन का खतरा रहता है, और उसके बाद भी ये हमेशा के लिए परमानेंटली क्योर नहीं हो पाएगा। ये भी कैसा रहता है? टेम्परेरी। ये भी कैसा क्योर है? टेम्परेरी। तीसरा यहां पर एक और मेथड है इसको ट्रीट करने का, इसको बोला जाता है जीन थेरेपी। क्या बोलते हैं इसे हम? जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी में करते क्या है, सुनिए एक मिनट के लिए। देखो, जीन थेरेपी में क्या किया जाता है, जो जीन एडेनोसिन डीएमिनेज को बना रहा है, वो जीन पेशेंट की बॉडी में क्या है? एब्सेंट। ये जीन हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, लेकिन किसी दूसरे ह्यूमन के अंदर तो ये जीन होगा। तो मान लीजिए मैंने लैब के अंदर क्या बनाया, लैब के अंदर हमने एक कॉपी डीएनए बनाया, और ये कॉपी डीएनए किसके लिए कोड कर रहा है? दिस कॉपी डीएनए इज कोडिंग फॉर विच एंजाइम? एडेनोसिन डीएमिनेज। किसके लिए कोड कर रहा है ये? एडेनोसिन डीएमिनेज के लिए। कोई दिक्कत? जैसे हमने इंसुलिन का जीन निकाला था, वैसे ही ये डीएनए किसके लिए कोड कर रहा है? एडेनोसिन डीएमिनेज के लिए। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ध्यान से सुन लो पहले। फिर हमने पेशेंट की बॉडी से क्या किया, हमने पेशेंट की बॉडी में से ब्लड को निकाला। क्या निकाला हमने? ब्लड। ब्लड के अंदर प्लाज्मा भी होते हैं और कॉर्पसल भी। कॉर्पसल में कौन सा होगा? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में और क्या पाए जाते हैं? लिम्फोसाइट।
तो जब मैं पेशेंट का ब्लड विड्रॉ करूंगा तो क्या पेशेंट के ब्लड के अंदर से हम लिम्फोसाइट को सेपरेट नहीं कर सकते क्या? तो पेशेंट की बॉडी से हमने क्या निकाले? लिम्फोसाइट। क्या निकाले हमने? लिम्फोसाइट। अच्छा, लिम्फोसाइट कैसा सेल है? एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट। कैसा सेल है ये? एनिमल सेल। अगर मैं इस डीएनए को एनिमल सेल में पहुंचाना चाहता हूं तो सबसे बेस्ट वेक्टर कौन सा होता है भाई? रेट्रोवायरस। बेस्ट वेक्टर टू ट्रांसफॉर्म एनिमल सेल इज रेट्रोवायरस। तो मेरे पास इधर किसका जीन है? एडेनोसिन डीएमइनेज। पेशेंट की बॉडी से क्या निकाला हमने? लिम्फोसाइट। अब मैं इस डीएनए को कहां पहुंचाना चाहता हूं? लिम्फोसाइट में। तो सबसे बेस्ट वेक्टर हमारा कौन सा होगा? रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस क्या करता है? रेट्रोवायरस हमारे डीएनए को कहां पर डिलीवर कर देगा? हमारे कॉपी डीएनए को कहां डिलीवर कर देता है? लिम्फोसाइट में। तो क्या ये लिम्फोसाइट जेनेटिकली मॉडिफाइड हुआ या नहीं? अरे यार कुछ रिस्पॉन्स करो। क्या ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है या नहीं? क्या इसमें कॉपी डीएनए पहुंचा? ये कॉपी डीएनए किसके लिए कोड कर रहा है? एडेनोसिन डीएमिनेज। इसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा तो कौन सा एंजाइम बनेगा? एडेनोसिन डीएमिनेज। कौन सा एंजाइम बनेगा? एडेनोसिन डीएमिनेज। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब अगर मैं इस लिम्फोसाइट को, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर मैं इस लिम्फोसाइट को कल्चर मीडियम में रखूं, किस में रखूं? कल्चर मीडियम में, तो ये डिवाइड होकर के एक से कितने सेल? दो, दो से चार, ऐसे थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ सेल्स बन जाएंगे या नहीं? अरे बताओ यार, यहाँ पर कल्चर मीडियम में रखेंगे तो क्या यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लिम्फोसाइट बनेंगे या नहीं? और हर लिम्फोसाइट में किसकी कॉपी जाएगी? एडीए जीन की। किसकी कॉपी जाएगी? एडीए। हर लिम्फोसाइट में क्या बनेगा? एडेनोसिन डीएमिनेज। अब मैं क्या करता हूं, इन लिम्फोसाइट को कहां पर इन्फ्यूज कर दिया मैंने? पेशेंट की बॉडी में। कहां पर इन्फ्यूज किया? पेशेंट की बॉडी में। जब ये लिम्फोसाइट पेशेंट की बॉडी में जाएंगे तो इन लिम्फोसाइट के अंदर किसका जीन है? एडीए। क्या उनके अंदर एडेनोसिन डीएमिनेज बनेगा? बिल्कुल। तो क्या उन लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होगा? बिल्कुल होगा। बात समझ में आ रही है? पक्का क्लियर है? तो पहला तरीका यह है कि एंजाइम को रिप्लेस कर दिया जाए, बाहर से एंजाइम को इंजेक्ट किया जाए। दूसरा तरीका यह है कि बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। तीसरा तरीका है कि लैब में क्या बनाया जाए? कॉपी डीएनए, जो कि किसके लिए कोड कर रहा है? एडेनोसिन डीएमिनेज। पेशेंट की बॉडी से क्या निकाले? लिम्फोसाइट। रेट्रोवायरस के मदद से डीएनए को कहां पहुंचाया? लिम्फोसाइट में। अब उसका क्या किया हमने? कल्चर। कल्चर करने के बाद कुछ लिम्फोसाइट को किसमें डाला? पेशेंट की बॉडी में। जब ये लिम्फोसाइट जाएंगे तो इनके अंदर क्या बनेगा? एडेनोसिन डीएमिनेज। क्लियर है सबको इतना? समझ में आया? अरे बोलो यार, पक्का ना? लेकिन अब ध्यान से सुनना, डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? 6 to 7 डेज। कितना होता है? 6 to 7 डेज। 6 to 7 डेज का लाइफ स्पैन होता है। ये जो डब्ल्यूबीसी हम पहुंचा रहे हैं पेशेंट की बॉडी में, ऐसा तो नहीं है कि भाई ये डब्ल्यूबीसी हमेशा के लिए पेशेंट की बॉडी में सरवाइव करेगा। कुछ समय बाद ये डब्ल्यूबीसी क्या हो जाता है? खत्म। जब ये डब्ल्यूबीसी खत्म होगा तो जीन भी खत्म हो गया। उसके बाद मेरे को दोबारा से लिम्फोसाइट को क्या करना पड़ेगा? इन्फ्यूज। तो हर फिक्स इंटरवल के बाद हमको बार बार लिम्फोसाइट को क्या करना पड़ता है? इन्फ्यूज। तो ये भी क्या टेम्परेरी हुआ या परमानेंट? टेम्परेरी। ये भी कैसा ट्रीटमेंट है? टेम्परेरी। जीन थेरेपी ऐसे परफॉर्म की जाती है। क्लियर है सबको ये? पक्का समझ में आया? ठीक है। तो ये जो जीन थेरेपी वाला प्रोसेस है, वी कैन से दैट जीन थेरेपी इज ऑल्सो, जीन थेरेपी भी कैसा प्रोसेस है? जीन थेरेपी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ टेम्परेरी प्रोसेस। कैसा ट्रीटमेंट है ये? टेम्परेरी। इट इज अ टेम्परेरी ट्रीटमेंट, इट इज नॉट परमानेंट। और टेम्परेरी क्यों है ये? बिकॉज लिम्फोसाइट्स आर मॉर्टल सेल। लिम्फोसाइट्स आर मॉर्टल सेल। लिम्फोसाइट कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनका लाइफ स्पैन फिक्स होता है। उस लाइफ स्पैन के बाद ये लिम्फोसाइट क्या हो जाएंगे? खत्म। हमें दोबारा से लिम्फोसाइट को क्या करना पड़ेगा? इन्फ्यूज। इसीलिए ये भी कैसा है? ये भी टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। तो परमानेंट ट्रीटमेंट क्या होता है? परमानेंट ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? सुनिए, इधर देख लो, बस लास्ट है। परमानेंट ट्रीटमेंट खाली यही हो सकता है कि अगर आप अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान पता लगा लें कि एडेनोसिन डीएमिनेज का जीन क्या है? एब्सेंट है। शुरुआती जो डेवलपमेंटल स्टेज होती है एम्ब्रियो की, अगर उसी समय पर हमको पता लग जाए कि जो भी मतलब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसके अंदर एडेनोसिन डीएमिनेज का जीन एब्सेंट है, तब हम इसको परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। कैसे? देखिए, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूजेस टू फॉर्म अ न्यू सेल कॉल्ड व्हाट? जाइगोट। जाइगोट के अंदर क्या होगा? क्लीवेज। तो कितने सेल बने? दो। फिर क्लीवेज होगा तो कितने? चार, आठ। इन सेल्स को क्या बोला जाता है? ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं इन्हें? ब्लास्टोमियर। या ब्लास्टोमियर्स को हम और क्या बोल सकते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। क्या बोल सकते हैं इनको? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। जितने भी बॉडी के सेल्स हैं, जितने भी बॉडी के पार्ट हैं, वो आगे जाकर के बनते किससे हैं? ब्लास्टोमियर से।
यानी कि अगर ब्लास्टोमियर में कोई भी बदलाव आया तो आने वाले बॉडी के हर सेल में वो बदलाव पास होगा या नहीं? बात समझ में आ रही है? क्योंकि यही ब्लास्टोमियर आने वाले बॉडी के पार्ट्स को बनाते हैं। अगर मैं शुरुआती स्टेज में ही पहचान लूं कि एडेनोसिन डीएमिनेज का जीन एब्सेंट है और रेट्रोवायरस के मदद से, मेरी बात ध्यान से सुनना, रेट्रोवायरस के मदद से अगर इस एडीए को कॉपी करने वाला, सॉरी, इस एडीए को कोड करने वाला कॉपी डीएनए अगर रेट्रोवायरस के मदद से मैं ब्लास्टोमियर के अंदर डाल दूं, तो जितने भी आने वाले बॉडी के सेल बनेंगे उन सारे सेल के अंदर किसकी कॉपी जाएगी? एडीए के जीन की। बात समझ में आ रही है या नहीं? यही परमानेंट क्योर हो सकता है और कोई परमानेंट क्योर नहीं होता। लेकिन इतनी जल्दी इस डिसऑर्डर को डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगर आपने पढ़ा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑलमोस्ट ऑल मेजर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर फॉर्म्ड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होते होते 3 महीने जितने भी बॉडी के मेजर ऑर्गन्स होते हैं वो बन चुके होते हैं, हार्ट बीट भी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है सबको? ये समझ में आया? बस यही है जीन थेरेपी। ठीक है, चलो कल इसको फिर थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूंगा, लिख लेना इसको आप। ओके, कोई डाउट है तो ले आइए।